आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी वेटेज होता है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में पहले हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझना है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? 1869 की बात है, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने सबसे पहली बार पस सेल में, पस सेल एक टाइप का WBC है, उसी के न्यूक्लियस में सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को देखा था। उस टाइम पे उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए अल्टमैन, उन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और उन्होंने ही सबसे पहली बार इसका न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया था। पहले फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम रखा था, अल्टमैन ने बाद में उसका नाम बदल कर न्यूक्लिक एसिड रखा था। अब न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। DNA मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा DNA और RNA के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना ही है। अब DNA जो होता है ना, ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक मटेरियल होता है। RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरस में होता है, लाइक टोबैको मोजाइक वायरस में, क्यूबी बैक्टीरियोफाज में। इन सब वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले इसमें समझिए कि DNA होता क्या है। DNA जो होता है ना, बेसिकली ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर है तो इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा। हाँ, इसका मोनोमर है, इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक DNA का निर्माण कर लेते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, एक शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको कैसे कैसे ये होता है। पहले ये समझ लीजिए बेसिक चीजें। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है और पिरामिडिन होता है। फिर से समझिए, DNA में अगर देखें तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही DNA बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है भी होता क्या है, इसमें तीन चीजें होती है, फॉस्फेट, शुगर और तीसरा हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस होता है इसमें प्यूरिन होता है और पिरामिडिन होता है। प्यूरिन को एडिनाइन और गोनाइन होता है इसमें, और जो आपका पिरामिडिन होता है उसमें इसमें थाइमिन, यूरेसिल और साइटोडिन होता है। अब DNA के केस में क्या होता है कि थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। लेकिन RNA के केस में क्या होता है कि यूरेसिल होता है थाइमिन के बदले में। यानी कि प्यूरिन और पिरामिडिन ये तो नाइट्रोजन बेस हो गया। उसके बाद इसमें फॉस्फेट होते हैं, और ये फॉस्फेट होने के कारण ये निगेटिव नेचर का होता है। अब अगर पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर हम समझे पूरे न्यूक्लियोटाइड का, तो बीच में ना शुगर होता है। अब वो शुगर राइबोज भी हो सकता है और वो डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। बेसिकली इसमें 5 मेंबर होते हैं कार्बन के। अगर उसके दूसरे जो कार्बन होते हैं ना, दूसरा कार्बन होता है, वहां पे जो OH लगा होता है, उससे अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाता है ना, तो डीऑक्सीराइबोज उसको बोलते हैं। राइबोज से ऑक्सीजन को निकाल लेना, डीऑक्सीराइबोज। तो बेसिकली DNA में ये डीऑक्सीराइबोज हो जाता है, और RNA के केस में ये राइबोज होता है। 5 कार्बन इसमें रहता है। अब होता क्या है, इसके फर्स्ट कार्बन से ये जो 5 कार्बन जो बीच में जो आप सेंटर में शुगर देख रहे हो, बिल्कुल आप इमेजिन करो कि बीच में शुगर है, सेंटर में शुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन पे प्यूरिन या पिरामिडिन, आप ऐसा बोल लीजिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, मैंने आपको जैसे बताया, प्यूरिन होता है और पिरामिडिन होता है। अब ये जो प्यूरिन होता है इसमें 9 मेंबर होते हैं। इसके फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9 पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। अब इसी के 9th नाइट्रोजन के साथ ये जो शुगर है वो उसके फर्स्ट कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड बनाता है, जिसको N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये तो प्यूरिन की बात हो गई, और प्यूरिन में 2 चीजें आती हैं, एडेनाइन और गोनाइन। अब बात करते हैं पिरामिडिन के बारे में। पिरामिडिन भी नाइट्रोजन बेस है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 6 मेंबर होता है। अब 6 मेंबर में जो पहला मेंबर और जो तीसरा मेंबर होता है वहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो होता है पहला नाइट्रोजन, ये शुगर के यानी कि राइबोज के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को भी N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप एक शुगर बीच में रखो, यानी कि राइबोज शुगर को बीच में रखो, और उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस को जोड़ दो। अभी नाइट्रोजन बेस
आपका प्यूरीन भी हो सकता है और पिरामिडिन भी हो सकता है। प्यूरीन होगा तो इसके 9 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर पिरामिडिन होगा तो इसके फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। ये तो हो गई शुगर, और शुगर के साथ मिल गया नाइट्रोजन बेस, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो सेंटर में शुगर है और उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये जो शुगर है इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होता है। और जब सेंटर में शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पे आपका जुड़ गया नाइट्रोजन बेस और इसके 5th कार्बन पे जुड़ गया आपका फॉस्फेट, इन तीनों को मिला दो, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो राइबोस शुगर का जो 5वां कार्बन है उसके साथ जो फॉस्फेट जुड़ा है, वो जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये तो हो गई पूरी एक न्यूक्लियोटाइड की बात, लेकिन बहुत सारा आपको न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तब जाकर डीएनए बनेगा। तो जब अगर आप मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर शुगर है, उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, उसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड से? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। अब एक और आप नीचे लगा दीजिए इसमें न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें भी सेम केस होगा। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो 3rd कार्बन के पास जो OH है वो OH, और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट है और उससे जो OH है, ये OH और वो H, यानी कि फॉस्फेट का OH और पहले न्यूक्लियोटाइड का जो OH है, जो 3rd कार्बन का OH है, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और एक बात याद रखिए, OH यानी अल्कोहल और फॉस्फेट यानी कि एसिड और अल्कोहल के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहले से ही 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ करके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना चुका है। अब इसके साथ जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो एक और ईस्टर बॉन्ड बनाता है, मींस फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इसी को बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, यानी कि 2 ईस्टर बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या होता है कि जो आप ना बहुत सारा 50 लाख 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड लगाते चले जाओ, लेकिन जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5वां नंबर का कार्बन है वो हमेशा फ्री रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। और जो सबसे लास्ट वाला 50 लाख लगाते गए कहीं ना कहीं तो एंड होगा, और वो जो एंड न्यूक्लियोटाइड का होगा ना, वो जो 3rd कार्बन जो होगा ना वो हमेशा फ्री होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड। इसलिए आपको डीएनए में हमेशा 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात होती है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड की। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। 1953 में दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन। ये दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। अब ये क्या होता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसके बारे में समझते हैं कि आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें जो ATGC होता है, ATGC मतलब जो एडेनाइन हो गया, थायमिन हो गया, गुआनाइन हो गया और साइटोसिन हो गया, ये बेसिकली ना अंदर की तरफ होता है। यानी कि कोई भी डीएनए में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर की तरफ जो होता है ना वो ATGC यानी कि वो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है, और जो साइड में होता है ना वो शुगर प्लस फॉस्फेट होता है, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप पूरे न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो 3 चीजें आपको उसमें मिलेंगी, शुगर मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा और नाइट्रोजन बेस मिलेगा। तो नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होता है जो आपको पूरा दिख रहा होगा, डिफरेंट येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का। ये बेसिकली एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, गुआनाइन होता है, साइटोसिन होता है। ये बेसिकली क्या है नाइट्रोजन बेस है, ये अंदर की तरफ होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो साइड में होता है वो शुगर होता है और फॉस्फेट लगा हुआ रहता है। और ये जो 5 से 3 प्राइम एंड होगा और फिर से 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड होगा, और ये इसको बेस पेयर भी कहा जाता है क्योंकि बेस पेयर होगा ना, 2 इसमें पेयर होंगे, बेस पेयर हो जाएंगे इसमें। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो नाइट्रोजन बेस ATGC होता है ना, A और T के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है और GC के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड का होता है, और इसमें बेसिकली ना A अगर होगा ना तो उसके आगे में T लगा होगा, और G होगा तो उसके सामने में C लगा होगा। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका बिल्कुल आप याद रखिएगा इस बात को। अब इसमें क्या होता है कि जो एक हेलिक्स होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, और इस हेलिक्स में ना बेसिकली अगर इसका हम लंबाई देखेंगे ना तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स में करीब 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा जो हेलिक्स होता है उसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम,
और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए रहते हैं। तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी। 34 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। अब जो ह्यूमन का डीएनए होता है, यानी कि हम लोगों का जो डीएनए होता है, उसका अगर हम बेस पेयर देखें तो एक बेस पेयर जो होता है, जो हैप्लॉइड में होता है, वो होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब अगर आप देखेंगे ना, तो लेंथ ऑफ अगर पूरा डीएनए अगर निकालना चाहेंगे तो अब मतलब ये हैप्लॉइड है, अगर डिप्लॉइड में करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 6.6 इन 10⁹ बेस पेयर। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.3 इंटू 10⁻⁻9 से, यानी कि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो डीएनए होता है ना, डीएनए की लंबाई होती है ना, वो करीब 2.2 मीटर लंबाई होती है। इंसान जितने भी आप होमो सेपियंस देख रहे हो ना, उसके अंदर जो डीएनए की लंबाई होती है एक सेल के अंदर, वो होता है 2.2 मीटर। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया है। अब एनसीईआरटी में कुछ और भी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें, एक बैक्टीरियोफाज होता है, इसका अगर देखेंगे तो 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बेस पेयर नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, इसका जो बेस पेयर होता है वो करीब 48502 होता है, यानी कि 48,502 का बेस पेयर होता है इसमें। और ई कोलाई यानी कि एस्चर्चिया कोलाई का जो लेंथ होता है, उसको अगर देखेंगे, उसका जो बेस पेयर होता है वो 4.6 इंटू 10⁻6 होता है। और जो पहले मैंने डीएनए का तो ह्यूमन का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हम लोग समझते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स मींस, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि डीएनए का यहाँ पे पैकेजिंग होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि डीएनए का पैकेजिंग करना पड़ा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा और उस कैलकुलेशन से मैं आपको प्रूफ करूंगा कि डीएनए का पैकेजिंग काफी जरूरी है किसी भी सेल के अंदर। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ कैलकुलेशन भी दिए हुए हैं। जैसे हम पहले ई एस्चर्चिया कोलाई की अगर बात करें, तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर इसकी बेस पेयर होता है। और इसको हम जब अब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर सॉरी। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एस्चर्चिया कोलाई का जो डीएनए की लंबाई आएगी ना 1.3 मिलीमीटर आएगा। और जो एस्चर्चिया कोलाई जो खुद का सेल होता है ना, वो 1 माइक्रोन का होता है, यानी 1 माइक्रोन के अंदर 1.3 मिलीमीटर का डीएनए कैसे अट सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसकी पैकेजिंग करनी जरूरी है। अब अगर हम डीएनए की बात करें, अपने डीएनए की बात करें, अपने ह्यूमंस की अगर बात करें, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो लंबाई होती है वो करीब 2.2 मीटर होता है डीएनए की लंबाई। और अगर जो एक सेल का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन होता है। अब 1 माइक्रोन में 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे घुसेगा, इसलिए उसको काफी ज्यादा पैकेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी, एक यूकैरियोट्स में देखना कैसे पैकेजिंग होता है और प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होता है। यूकैरियोट्स में अगर पैकेजिंग देखें, इसमें डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड होता है। कौन सा, एक होता है इसमें अर्जिनाइन और लाइसिन, और इसके साथ नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है। इन चारों को मिला दो तब जाकर के बनता है एक यूकैरियोट्स का डीएनए। अब अगर आप गौर से समझे इसमें, तो इसमें जो बेसिकली जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, वो ऑक्टामर के शेप में होता है। ऑक्टामर कोर बोलते हैं उसमें, 4 आगे से और 4 पीछे से। और इसमें जो डीएनए होता है ना, 1/3/4 टर्न इसमें लपेटा हुआ रहता है। और एक H1 लिंकर आता है, उस H1 लिंकर से ये दोनों तरफ से इसको ज्वाइंट कर लेता है। इस पूरे को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी में इसका फोटो देख पा रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको मिलेगा बिट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयर्स, यानी कि आपको एक धागे में बिट्स जैसा आपको अपीयर जैसा देखने को कुछ मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में इसका फोटो बाकायदा अच्छे तरीके से दिया भी हुआ है। अगर मैं आपको और डिटेल से इसको समझाऊं ना, तो जैसे कि एक डीएनए है। अब डीएनए ना और कंडेंस्ड होता है। अब ये इसमें क्रोमैटिन में बदल जाता है ये। अब उसी में जो होता है वो एक 1/3/4 टर्न में लपेटा हो जाता है, न्यूक्लियोसोम पूरा बना करके जाते हैं। अब बेसिकली जो डीएनए होता है उसका अगर डायमीटर देखेंगे ना आप, वो 2 नैनोमीटर का होता है। ध्यान से याद रखिएगा, 2 नैनोमीटर का होता है एक आपका डीएनए, उसका डायमीटर बेसिकली। लंबाई डीएनए की 2.2 मीटर होती है, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, 2 नैनोमीटर की होती है। अब ये क्वाइल्ड होता है, कंडेंस्ड होता है और बना लेता है क्रोमैटिन, और ये करीब हो जाता है करीब यहाँ पे 11 से 14 नैनोमीटर का डायमीटर का बन जाता है।
और कंडेंस्ड होता है ये, और इसमें कंडेंस्ड होता है और ये बना लेता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अगर डायमीटर की बात करें तो ये हो जाता है करीब 30 नैनोमीटर की। अब ये और कंडेंस्ड होता है और बना लेता है सुपर सोलेनॉइड। इसकी जो डायमीटर होती है वो करीब 300 नैनोमीटर हो जाती है। उसके बाद फिर और एक कंडेंस्ड होता है और बना लेता है क्रोमैटिड। जब आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे G1, S और G2, S में ना DNA डबल हो जाता है। अब इसी में बन जाता है पूरी तरह से क्रोमोजोम, जिसको 2 सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे DNA यहाँ पे डबल हो गया, कॉपी बन गया इसको। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये जो पूरा क्रोमोजोम बाकायदा बना है ना, ये करीब 1400 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। कहाँ 2 नैनोमीटर का एक DNA एक बाकायदा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, और बन जाता है ये 1400 नैनोमीटर का। कितना ज़्यादा गैप है। यानी कि पहले बनता है इसमें अगर आप देखें तो DNA होता है, फिर क्रोमैटिन में चेंज होता है कंडेंस्ड होकर के, फिर ये कंडेंस्ड और होता है सोलेनॉइड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर के सुपर सोलेनॉइड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर क्रोमैटिड बनाता है, और कंडेंस्ड होकर के बाकायदा एक क्रोमोजोम बन जाता है। अगर आप दिमाग में और अच्छे से इसको पिक्चर क्लियर करें तो ये फोटो आप जैसे देख पा रहे होंगे, तो आपको एक DNA देखिए कैसे क्रोमोजोम में चेंज हो गया, इस टाइप से आपको दिखेगा। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि DNA होता है और नॉन हिस्टोन होता है। इसमें हिस्टोन नहीं होगा, नॉन हिस्टोन होता है। बेसिक प्रोटीन ही होता है, नॉन हिस्टोन होता है इसमें। इसी बेसिकली इसको पॉलीअमीन्स बोला जाता है। तो DNA प्लस पॉलीअमीन्स, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हो गए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग की बात, यानी कि ऐसे DNA रखा होता है, ऐसे पैकेज होता है। अब बात करते हैं हम लोग RNA के बारे में। अब ये जो RNA होता है ये राइबोस शुगर होगा इसमें, यानी कि वही 5 मेंबर का कार्बन होगा इसमें, और इसमें OH पूरा लगा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा ही होगा। और इसी के दूसरे कार्बन से OH से O निकल जाता है ना, तो वह डीऑक्सी बन जाता है जो DNA में होता है। यानी कि यहाँ पे राइबोस शुगर होगा और फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजन बेस भी होगा। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन भी होगा, पिरामिडिन भी होगा। अब ध्यान देखिएगा, पिरामिडिन में यहाँ पे थाइमिन नहीं आता, यहाँ पे यूरिसिल आता है। देखिए थाइमिन और यूरिसिल की अगर हम बात करें ना, तो बेसिकली ना यूरिसिल का स्ट्रक्चर बना, चूंकि पिरामिडिन है तो पहले आप 6 मेंबर बना दो इसमें, और फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन जुड़ेगा, और सेकंड और फोर्थ पे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसका जो 5वें नंबर का जो मेंबर है ना, वहां पे ना मिथाइल जुड़ जाता है। यानी कि पहले आप एक यूरिसिल बनाओ और उस यूरिसिल में 5वें नंबर के पास CH3 यानी कि मिथाइल जोड़ दो, उसको बोल देते हैं थाइमिन। यानी कि थाइमिन इज द मिथाइलेशन ऑफ यूरिसिल। ये तो हो गई आपकी यूरिसिल और थाइमिन की बात। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें जो RNA पॉलीमरेज होता है ना, वो एक ही से mRNA, tRNA और RNA बन जाता है। अब ये mRNA, RNA, tRNA क्या होता है? बेसिकली जो mRNA होता है ना, ये मैसेंजर RNA बोलते हैं इसको। बेसिकली यही DNA का इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, जिससे अमीनो एसिड बनता है, प्रोटीन बनता है। और जो tRNA होता है इसको ट्रांसफर, या फिर इसी को एडेप्टर मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको सॉल्यूबल RNA बोलते हैं। किसको? RNA को ही सॉल्यूबल RNA या फिर एडेप्टर RNA बोलते हैं। अब तीसरा बेसिकली यही जो होता है अमीनो एसिड चुन चुन करके लाता है, और एक लास्ट में आता है इसका आपका rRNA। आपको और समझ में आएगा इस चैप्टर को, जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो और अच्छे से आपको जब और समझ में आएगा। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। mRNA, rRNA और tRNA पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। इसी के बारे में पढ़ना ही है इस चैप्टर में। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर आप देखें, यानी कि प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है, उसी से mRNA, rRNA, tRNA बन जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स यानी कि हम लोगों में जो होता है, यहाँ पे 3 टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है। एक होता है RNA पॉलीमरेज टाइप 1, RNA पॉलीमरेज टाइप 2, और एक होता है RNA पॉलीमरेज टाइप 3। RNA पॉलीमरेज टाइप 1 से बनता है rRNA, और जो दूसरा हो गया RNA पॉलीमरेज टाइप 2 से बनता है आपका mRNA या फिर HNRNA। HNRNA को इनमेच्योर RNA बोलते हैं। आगे समझ में आएगा आपको कि HNRNA क्यों बोलते हैं, उसको क्या होता है ये। तीसरा होता है RNA पॉलीमरेज टाइप 3। इससे बेसिकली काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछता है। जो RNA पॉलीमरेज टाइप 3 है, इसे बनता है tRNA, snRNA, scRNA और 5s RNA। अब ये तो हो गई आपकी RNA की बात। अब हम लोग समझते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब ये क्या होता है, यानी कि आज हम लोगों को पता है कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। पहले लोगों को नहीं पता था, तो पहले इन्होंने कैसे पता लगाया उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तब जाकर के पता लगा होगा कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। 1928 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको ट्रांसफॉर्मिंग
प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसमें क्या था, उन्होंने एक चूहे को लिया और एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया लिया। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस इसका हो गया जीनस और निमोनी हो गया इसका बेसिकली स्पीसीज। आप याद रखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में यही निमोनिया करता है। अब इसके ना दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रेन जिसको रफ स्ट्रेन बोलते हैं और एक होता है एस स्ट्रेन जिसको स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। स्मूथ स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ना पॉलीसेकेराइड का एक चिकना सा कोट बन जाता है। अब जब ये कोट बन जाता है ना, इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो ये किसी बॉडी में अगर घुसता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में एंट्री लेता है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, इसमें चूंकि एक पॉलीसेकेराइड का कोट बना हुआ है, तो उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। किसका काम नहीं करता है? होस्ट का, जिसके अंदर ये घुसेगा। इसलिए ना ये बच जाता है और ये पैथोजेनिक होता है और उस ऑर्गेनिज्म को ये बीमार कर देता है, डिजीज कर देता है। और ये जो आपका आर स्ट्रेन है, ये रफ होता है, इसमें कोई ऐसा पॉलीसेकेराइड का कोई कोट नहीं बनता, तो ये पैथोजेनिक नहीं होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली एक ना आर स्ट्रेन का ना जिंदा लाइव आर स्ट्रेन ले लिया और लाइव आर स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब इंजेक्ट करेगा, आपको मैंने पहले ही बताया, जो आर स्ट्रेन होता है ये बीमार नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं बना हुआ है। अब इस बार क्या होगा? चूहा जिंदा रहेगा, चूहा जिंदा रहता है। दूसरा बार उन्होंने क्या किया कि जो जिंदा एस स्ट्रेन डाल दिया, यानी कि लाइव एस स्ट्रेन डाल दिया। किसके अंदर? चूहे के अंदर। अब आपको पता है कि अगर हम लाइव एस स्ट्रेन डालेंगे तो बेसिकली ये जो पैथोजेनिक है, अब उस चूहा को बीमार करेगा और चूहा मर जाएगा। और दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि ये जो है ना काफी किल्ड कर दिया, यानी कि गर्म हीट किल्ड कर दिया इस एस स्ट्रेन को। फिर जाकर के जब चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहा। ऑब्वियस है जिंदा रहेगा ना, क्योंकि इसको किल करके दिया है। अगर जिंदा डालता तो अभी देखा आप लोगों ने, डाइड हो गया, वो डेड हो गया। अब चौथी बार उन्होंने क्या किया कि इसमें लीव आर स्ट्रेन को डाल दिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाल दिया। ध्यान समझिएगा, जब लीव आर स्ट्रेन आप डालोगे तो उसमें अगर हम लोग लीव आर स्ट्रेन डाले दिए तो पैथोजेनिक नहीं है, तो चूहा जिंदा रहेगा। अब इसमें किल्ड एस स्ट्रेन डाले हैं तो इसमें भी जिंदा था, तो ये दोनों मिला करके डालेंगे तो जिंदा ही रहना चाहिए ना, लेकिन चूहा मर गया। और चूहा मर गया और ऊपर से एस स्ट्रेन रिकवर भी हो गया। अब कोई मरी हुई चीज थोड़ी ना जिंदा होती है। अब साइंटिस्ट भौचक्के रह गए कि ये क्या हो गया भाई, अगर हम किल्ड करके अकेला अगर हम डाल रहे हैं, ध्यान समझिए, अगर हम लीव आर स्ट्रेन को, जिंदा आर स्ट्रेन को डाल रहे हैं किसी चूहे के अंदर, तो चूहा जो है जिंदा है, क्योंकि आर स्ट्रेन बीमार नहीं करता। और अगर हम जिंदा एस स्ट्रेन को डाल रहे हैं तब चूहा मर जा रहा है क्योंकि बीमार कर रहा है। अगर वही एस स्ट्रेन को जो हम किल्ड करके डाल रहे हैं, मतलब मार करके डाल रहे हैं, तब वो मर जा रहा है, सॉरी जिंदा रह रहा है, क्योंकि उसको मार करके ही ना उस स्ट्रेन को डाले हैं, तो वो तो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हम जब कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन किसका? लाइव एस स्ट्रेन का, ये तो बीमार करता नहीं है, इस केस में तो जिंदा ही रहेगा। और साथ में जब हम किल्ड एस स्ट्रेन करके डालेंगे तो मर चुका है ये एस स्ट्रेन, तो उसको बीमार नहीं करना चाहिए ना, मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब कॉम्बिनेशन डालते हैं तो मर जाता है। भौचक्के हो गए। तब जाकर के उनको समझ में आया कि उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा है इस एस स्ट्रेन के अंदर कि ये आर स्ट्रेन के पास जाता है और उसको फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये बात यही खत्म हो गई। फिर जाकर के 1933 से 1944 में 3 साइंटिस्ट, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी, तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया? बायोकेमिकल कैटेगराइजेशन किया, यानी कि जो ग्रिफिथ ने जो प्रिंसिपल दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी का बायोकेमिकल कैटेगराइजेशन कर दिया। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें ना तीन इसमें ले आए, वो अपना परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब। अब उसमें ना लाइव आर डाल दिए, तीनों में लाइव आर डाल दिए। अब देखिए कंपटीशन किस में है? कंपटीशन जेनेटिक मटेरियल में, कार्बोहाइड्रेट में तो है नहीं, ऊपर से फैट में भी नहीं है। कंपटीशन 3 चीज़ों में है, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो 3 टेस्ट ट्यूब लिए, उसके अंदर आर स्ट्रेन डाल दिए तीनों। उसके बाद फिर क्या किए? इन तीनों को डाल दिए एक में, यानी कि इसमें प्रोटीन एक में डाल दिए, एक में डीएनए डाल दिए और एक में आरएनए डाल दिए। किसका डीएनए आरएनए डाल दिए? बेसिकली ये जो रिकवर्ड किए हुए थे ना, अब रिकवर्ड जो एस स्ट्रेन, अब बोलेगा 1928 में रिकवर किए थे, 1933 में कैसे रिकवर हो गया? फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके अंदर आर स्ट्रेन इन दोनों के अंदर डाल दिया, तो पता चला कि जिसके अंदर डीएनए है उसी डीएनए के अंदर आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। अब इसको डबल प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 3 फिर से लेकर के आए टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर तीनों चीज मिला दिए। क्या मिला दिए? एक लिए उसके अंदर आर स्ट्रेन ही मिला दिए
और जो रिकवर करके आया था रिकवर असिस्टेंट भी डाल दिए, और बाजार से खरीद करके प्रोटीएज एंजाइम ला दिए। एक डब्बा खत्म, दूसरा डब्बा फिर से लाए, उसके अंदर डीएनएज डाल दिए, उसके अंदर रिकवर्ड असिस्टेंट डाल दिए और आरएस्टेंट डाल दिए, दूसरा भी खत्म। तीसरा आया, तीसरे के अंदर फिर से डाल दिए इसमें आरएनएज बाजार से खरीद करके, फिर उसमें डाल दिए असिस्टेंट रिकवर्ड वाला और आरएस्टेंट। यानी कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्या है, लाइव आरएस्टेंट है, रिकवर्ड असिस्टेंट है और डीएनएज है, एक हो गया। टेस्ट ट्यूब नंबर 2, इसके अंदर क्या है, आरएनएज है, इसके अंदर आपका मिल जाएगा रिकवर्ड असिस्टेंट और लाइव आरएस्टेंट। तीसरा बात करें तो इसके अंदर प्रोटीएज है, इसके अंदर रिकवर्ड असिस्टेंट है और आरएस्टेंट है। अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या देखा, अब ये डीएनएज है, अब ये डीएनएज तो डीएनए को तोड़ देगा ना, तो डीएनए तोड़ दिया। अब जब डीएनए तोड़ दिया तो इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि आरएस्टेंट से असिस्टेंट नहीं कवर्ड हुआ, क्योंकि डीएनएज एंजाइम में डीएनए को ही खत्म कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों में तो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आरएनएज और प्रोटीएज है। अब आरएनएज तो आरएनए को तोड़ेगा ना, डीएनए को तो रहने दिया, इसलिए ट्रांसफॉर्म हो गया, और प्रोटीएज तो प्रोटीन को तोड़ देगा, डीएनए और आरएनए दोनों को छोड़ देगा, लेकिन डीएनए तो मौजूद है, इसलिए वहां पे फिर से वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक सुर में ना पूरी दुनिया वाले नहीं मान रहे थे, सारे साइंटिस्ट नहीं मान रहे थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर बाद में जाकर के 1952 में एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन किया था, हर्शे एंड चेज ने किया था, और इन्होंने कंप्लीटली ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे किया, ये क्या है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में समझिए। अब इन्होंने ना एक ऐसा वायरस बनाया जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अभी जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो यही आगे भेजता है, आगे ट्रांसफर करता है, और इसके अंदर प्रोटीन का कोट होगा। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर तो न्यूक्लियोटाइड होगा। अब न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसके अंदर फॉस्फेट भी मिलेगा। अभी जो फॉस्फेट मिलेगा तो P32 वाला रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया इसमें, यानी कि P32 रेडियो एक्टिव होता है, एक्सरे डालने पे ये चमकता है, तो ये P32 वाला फॉस्फेट इसमें यूज कर दिया। और दूसरा इसका प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। अब इस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में S35 रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। अब रेडियो एक्टिव है तो अगर हम इसमें एक्सरे डालेंगे तो ये चमकेगा, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर P32 यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर P32 मिल गया जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड है, और सल्फर 35 मिल गया, S35 मिल गया, ये भी रेडियो एक्टिव लेवल्ड है। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली एग्जाम में ना पूछता भी है कई बार कि इसके क्या स्टेप्स हैं। तो पहली बार क्या किया कि इस बैक्टीरियोफाज को इकोलाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराया गया। तो पहले क्या किया गया, इन्फेक्शन कराया गया। जैसे ही इन्फेक्ट कराया तो ये जो बैक्टीरियोफाज है ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है आगे ट्रांसफर कर दिया। जब जैसे ही ट्रांसफर किया फिर आगे जाकर के इसकी ब्लेंडिंग हुई। ब्लेंडिंग मतलब पूरा तरह से इसको मिक्स किया गया। जब मिक्स करने के बाद, ब्लेंडिंग करने के बाद फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, यानी कि जोर जोर से घुमाया गया। और जब जोर जोर से किसी चीज को घुमाओगे ना तो जो भारी वाली चीज है ना वो नीचे दब जाएगी, और जो हल्की वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया है, ये भारी होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भारी होगा, वो नीचे दब जाएगा। अब इसमें एक्सरे डालेंगे तो जो चीज चमकेगा हम समझ जाएंगे वही जेनेटिक मटेरियल है। तो जब उसके अंदर एक्सरे डाला गया तो नीचे जो आया वो एक्चुअली इसमें P32 वाला जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड है वो चमकने लगा। इससे ये बिल्कुल कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए को ही आगे भेजता है। अब वही दूसरी तरफ अगर सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे तो ऊपर वाले में चमक रहा था। क्यों, क्योंकि इसमें S35 लगा हुआ था, तो S35 ऊपर ही रह गया, क्योंकि ये प्रोटीन वाला पार्ट ऊपर ही रह गया, इसलिए जब एक्सरे डाला गया तो ये ऊपर की तरफ चमका। ये समझ में आ गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन दिया था, ये दिया था हर्शे एंड चेज ने 1952 में ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि ये रेप्लिकेट कर सके, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट सके, एक से दूसरा ये बना सके, अपने जैसा रेप्लिकेशन करके बना सके। दूसरा इसमें होता है इसके अंदर ना स्ट्रक्चरल और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
और इसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए, और म्यूटेशन होना भी चाहिए, और स्लोली म्यूटेशन होना चाहिए। और अगर देखें ना तो जो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें लाइक क्यूबेबैक्टीरियोफाज, टोबैको मोजाइक वायरस, इन सब में क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देगा कि डीएनए मोर स्टेबल क्यों है आरएनए के कंपेयर में, तो उसका जवाब ये है कि जो डीएनए होता है ना बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर आप आरएनए देखोगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब क्या होता है कि डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। थायमिन मोर स्टेबल होता है केमिकली यूरेसिल के कंपेयर में। अब क्या होता है कि इसमें ना जो OH होता है, जो राइबोसुगर आरएनए में होगा, इसलिए तो उसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब उसके अंदर जो OH होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है, किसी के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो मतलब उतना स्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज है, तो वो O से पहले ही इसमें रिमूव कर लिया जाता है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए। अब डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये काफी ज्यादा स्टेबल भी होता है। आप इसको हीट दोगे ना तो जल्दी से ये टूटेगा नहीं, अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो जल्दी रिएक्टिव होता है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। अब हम लोग समझते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए वर्ल्ड क्या है? बेसिकली क्या है ना कि पहले लोग ये मानते थे, एक्चुअली दिमाग में पहले ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया था, आरएनए आया था कि डीएनए आया था। अगर आपका आंसर डीएनए होगा तो आप ऐसा समझो कि डीएनए से जब डीएनए बनता है, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन आगे हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है रेप्लिकेशन। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसमें एंजाइम लगते हैं, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब प्रोटीन तो तभी बनेगा ना जब आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो जब प्रोटीन बना ही नहीं पहले, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा? इसलिए माना जाता है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था इस दुनिया में वो आरएनए था। फिर आरएनए में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ, फिर वो डीएनए हो गया। चूंकि डीएनए मोर स्टेबल है इसलिए डीएनए का ज्यादा बोलबाला हो गया इस दुनिया के अंदर, इसलिए जो मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया वो डीएनए हो गया कंपेयर टू आरएनए। अब बेसिकली इसमें आप पढ़ोगे ना एक सेंट्रल डोगमा होता है। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है? एक रूल है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी है ना, तो पहले वो आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से आरएनए बोलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। इट मींस रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक हॉलीवुड की मूवी भी है रेप्लिकाज, आप अगर मौका मिले तो कभी जरूर देखिएगा। शाहरुख खान भी एक मूवी बनाया था डुप्लीकेट नाम से, तो एक टाइप का वो रेप्लिकेशन ही है, ठीक है। अपने जैसा ही दूसरा बना देना रेप्लिकेशन कहलाता है। पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। अब मेसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली क्या है, इसी साल में 1958 में ही टेलर और उनके कलीग्स ने फिशिया फावा पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिशिया फावा एक बीन्स होता है, अब बीन्स है, पौधा है, तो वो यूकैरियोट्स होगा, तो यूकैरियोट्स पे सबसे पहले टेलर और उनकी टीम ने किया था। लेकिन उससे पहले उसी साल में मेसेल्सन एंड स्टाहल ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर दिया, इसलिए जो इसका श्रेय जाता है वो मेसेल्सन एंड स्टाहल को जाता है। अभी इन्होंने क्या दिया था? एक्चुअली इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन दिया था। अब ये क्या होता है? जैसे कि एनसीईआरटी ने पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे, जब भी कोई भी जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, 5 to 3 प्राइम एंड होता है इसमें, और 3 से 5 प्राइम एंड होता है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब क्या होता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है ना, एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम आगे पढ़ने वाले हैं, लीकेज एंजाइम। एक्चुअली ये ना दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एटीजीसी होता है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, उसको ये तोड़ देता है। अब जैसे ही तोड़ेगा इस बॉन्ड को, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद फिर से ये नया डीएनए बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनेगा तो उसमें जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा ना वो नया वाला होगा, और जो पहला वाला है वो इसी डीएनए से बना है, इसलिए उसमें ओल्ड स्ट्रैंड ही होगा। यानी कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे कंजर्व हो चुका है। अब एक ही हुआ है 2 में से, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसको 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाहल ने पहले दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, बेसिकली इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया था, N15 लिया था और N14 लिया था। यानी कि जो N15 वाला जो होगा वो हैवी आइसोटोप्स होगा, और जो N14 वाला होगा वो लाइट
आइसोटोप्स होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने ई कोलाई पे किया था। ई कोलाई को ना N15 यानी कि अमोनियम क्लोराइड में ना फुल्ली उसके अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही डालते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड का जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा का सारा नाइट्रोजन अपने अंदर ले लेगा बेस बनाने के लिए। अब जैसे ही वो पूरा ले लेगा तो N15 हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो पूरा N15 जैसा हो जाएगा। अब उस N15 में जब N14 डाला जाएगा तो वो क्या करेगा, N14 का सारा नाइट्रोजन लेना शुरू करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टैंड बनेगा ना, जो दूसरा स्टैंड बनेगा रेप्लिकेशन के दौरान, वो N15 वाला, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है ये, तो पेरेंटल वाला पहले लेगा तो N15, और चूंकि ये N14 से सारा मटेरियल उठा रहा है अपने बेस बनाने के लिए, तो दूसरा जो स्टैंड लगेगा वो N14 लगेगा, और दूसरा जो डीएनए बनेगा उसमें भी N15 और N14 बनेगा। अब इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ना सेजियम क्लोराइड मिला करके, अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो N15 और N14 और N15 N14 ये दोनों है, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड है ये। फिर अगर आप देखोगे 40 मिनट के बाद, तो 40 मिनट बाद क्योंकि ये दोनों डीएनए का फिर से यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, जब दो डीएनए का देखेंगे ना, फिर से वापस इसको जब हम N14 में डालेंगे तो N14 का सारा नाइट्रोजन ये शुरू कर देगा लेना। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो N15 N14 एक डीएनए है, दूसरा जो N15 और N14 दूसरा डीएनए है। अब जो पहला वाला डीएनए की बात करते हैं, N15 N14 दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो स्टैंड है वो ब्रेक हो जाएगा और सेपरेट हो जाएंगे दोनों स्टैंड। और दूसरा वाला के साथ यही कंडीशन हो गया, N15 अलग N14 अलग। अब चूंकि इसको N14 वाले मीडियम में डाला गया है तो ये N14 का सारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा अपना नया बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि N14 एक नया डीएनए बनेगा, N14 N15 एक नया डीएनए बनेगा, N14 एक नया डीएनए बनेगा, और N14 और N15 एक नया डीएनए बनेगा। यानी कि 20 मिनट में एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे दो डीएनए से 40 मिनट लग जाएगा ना 4 डीएनए बनने में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो पहले अगर हम N15 की बात करें, जब ई कोलाई को N15 मीडियम में डाला गया था तो टोटल का टोटल ई कोलाई N15 जैसा हो गया था, सारा का सारा नाइट्रोजन N15 वाला यूज करके, तो वो भारी हो गया। चूंकि N15 जो होगा वो भारी होगा, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ भारी होने के कारण बिल्कुल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल ये नीचे की तरफ आ गया है बेसिकली। और दूसरा वाला अगर देखेंगे इसमें आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइज आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा हाइब्रिड? क्योंकि N15 N14 और N15 N14 यहाँ पे हैवी और लाइट दोनों आ गया है, इसलिए यहाँ पे जो बैंड बनेगा वो बीच में बनेगा। लेकिन वही अगर आप थर्ड केस में देखोगे तो यहाँ पे आपको N14 के दो बनेंगे, और एक N15 बना है और एक N14 बना है। अब चूंकि N14 ये लाइट है तो ये लाइट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैंड बनेगा, और इसमें हाइब्रिडाइज वाला भी आ गया है, यानी कि N15 और N14 भी आ गया है, इसलिए यहाँ पे ये हाइब्रिड भी बनेगा। अब हम बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। काफ़ी एनर्जी यूज होती है, काफ़ी एनर्जी लगता है तब जाकर के डीएनए बनता है। और चूंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए जो प्रोसेस होगा वो स्टेप बाय स्टेप में होता है, और ये इंजाइमेटिक मेडिएटेड है, यानी कि इसमें इंजाइम लगेंगे। कौन सा इंजाइम लगेगा? अब चूंकि डीएनए बनना है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, आगे हम लोग समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए जब बनता है ना तो वहां पे जो एंजाइम लगता है वो आरएनए पॉलीमरेज लगता है। अब ध्यान से समझिएगा, डीएनए बन रहा है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से ही डीएनए बन रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। अब देखिए यहाँ पे एंजाइम हो गया। अब ये जो एंजाइम होता है ना, इसकी कुछ खासियत होती है और इस पर कुछ दिक्कत भी होती है, उस दिक्कत को भी हम लोग समझेंगे क्या है। अब ये जो है ना काफ़ी फास्ट काम करता है, इतना फास्ट काम करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये बोलता है मैं ना 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर लगा दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करूंगा। क्योंकि अगर ये एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करेगा ना तो डीएनए में म्यूटेशन आ सकता है, और आपको पता है कि जब म्यूटेशन आ जाएगा ना तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इसलिए इसको एक्यूरेट काम करना है और काफ़ी फास्ट काम करना है। कुछ किसको? इसी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ये तो समझ में आ गई। अब समझते हैं हम लोग कि एक्चुअली में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले होता क्या है, इसका जो बेसिकली जो डीएनए जो बेसिकली क्या है, वो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके फिर जाकर के डीएनए बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बेसिकली। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सबस्ट्रेट है, यानी कि यही रॉ मटेरियल है। अब यही रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि इसी न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बॉन्ड बना करके डीएनए बनेगा। तो इसका जो सबस्ट्रेट या फिर आप इसको रॉ मटेरियल बोलिए तो वो न्यूक्लियोटाइड ही है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी आएगा कहाँ से? अब एनर्जी देखिए आता कहाँ से, ये एनर्जी का जुगाड़ खुद ब खुद करता है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था,
डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। अब राइबोज शुगर में उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ बात डीएनए की कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहा हूँ। अब डीऑक्सीराइबोज में से उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा। अब इसको बोल देते हैं एडेनोसिन। चूंकि डीएनए की बात है तो यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। अभी इसमें एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो यहाँ पे हम बोल देंगे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक और डीएनए जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डीएटीपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा फॉर्म होता है ना, एक्चुअली आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, और जो शुगर होता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्म होता है ना वो बेसिकली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। अब जो दूसरा स्टेप होता है, अब यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड में होगा, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और उसके अपोजिट में इसका उल्टा होगा 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। अब होता क्या है कि एक हेलिकेज एंजाइम आता है। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हेलिकेज एंजाइम बॉडी में से आता है, बॉडी अपने आप बनाता है इस हेलिकेज एंजाइम को, और इस दोनों स्टैंड को ब्रेक कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। और जैसे ही ये तोड़ेगा तो वापस से ये फिर से टेंशन क्रिएट ना होकर के फिर से ये गुत्थम गुत्था ना हो जाए डीएनए, इसलिए इसमें एक एसएसपी एंजाइम आता है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है तो आप इसको भूल भी सकते हैं। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है इसको ब्रेक करता जाएगा, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जब आप किसी तार को पूरी तरह से खोलोगे ना तो आगे जा करके ना थोड़ा सा आप देखते जाओगे वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होता है। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो होता है ना वहाँ पे होता है डीएनए गाइडेज एंजाइम, और यूकैरियोट्स में होता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। अब बस इतना याद रखो कि जब डीएनए का जो डबल है उसके बीच में जो एटी और जीसी, एटी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का काम जो करता है वो हेलिकेज एंजाइम करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो वाई शेप फॉर्क बन जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे वाई शेप्ड बन जाएगा, एक फॉर्क कांटे टाइप का बन जाता है, तो वाई शेप्ड फॉर्क यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए एक ना ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, अब इसकी 2 दिक्कतें हैं। अब इस 2 दिक्कतों को पूरा करना है हमको। इसकी 2 शर्तें हैं बेसिकली। अब 2 शर्तें क्या है, ये कहता है कि मैं ना पहले काम स्टार्ट नहीं करूंगा, डू नॉट स्टार्ट डी नोवो, पहला। और दूसरा, मैं जब भी रीड करूंगा ना डीएनए को वो 3 to 5 रीड करूंगा। मैं 5 to 3 रहे चाहे तुम्हारा 3 to 5 रहे तुम्हारा स्टैंड, मैं हमेशा जो रीड करूंगा वो 3 to 5 ही रीड करूंगा। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत आपको आगे समझ में आएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे ही कि अब जो आरएनए प्राइमर एक आता है, अब जो पहला इसका है ना प्रॉब्लम कि मैं पहले स्टार्ट नहीं करूंगा, तो इसके लिए आरएनए प्राइमर एक लगा देते हैं। अब आरएनए प्राइमर इसके 3, अब चूंकि इसको जो स्टार्ट करना है ये हमेशा जो रीड करेगा वो 3 to 5 प्राइम एंड पे ही रीड करेगा, तो एक प्राइमर छोटा सा लगा देते हैं आरएनए का। और जैसे ही वहां पे एक आरएनए का लगाएंगे ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाने लगता है। एक ए रहेगा तो टी बनेगा, जी रहेगा तो सी, टी ए टी जी सी करके ये बनाता जाएगा। ये कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो 3 to 5 रीड करता जा रहा है। और यहाँ पे एक लीडिंग स्टैंड इसको बोलते हैं क्योंकि ये लीडर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। इसको बेसिकली कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ता आगे जा रहा है। लेकिन इसके इस जिद पाने से एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। अब वो कौन सा प्रॉब्लम है, इसकी जिद है कि मैं हमेशा 3 to 5 प्राइम एंड ही रीड करूंगा। तब नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 to 5 ये करता जा रहा है। अब ऊपर वाला है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और नया वहां पे रेप्लिकेशन होता जा रहा है, डबल स्टैंड वहां पे लगता जा रहा है। लेकिन नीचे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो 3 to 5 चूंकि ये रीड कर रहा है तो वो नीचे वाले में देखेंगे कि आप कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बार बार यहाँ पे प्राइमर यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ना एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने अब चूंकि यहाँ पे बार बार यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो नया जो स्टैंड बनेगा ना वो टुकड़ों में रहेगा, इसलिए तो हमने बोला ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है ना वो डीएनए लाइगेज एंजाइम लगता है। अब जैसे जैसे बनता चला जाएगा अब देखेंगे कि पूरा एक डबल स्टैंड पूरा तैयार हो गया। ये जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ देता है, इतना फास्ट काम करता है और एक्यूरेट काम करता है। तो ये आपका तैयार हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इट मींस अगर हम कह सकते हैं इसको कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। अब इसमें जो एंजाइम लगता है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएनए बनना है
तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहाँ पे आरएनए बनना है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए से डीएनए बना था इसलिए वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे आरएनए तो बन रहा है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और चूंकि ये डीएनए से आरएनए बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेक्चर 1 में मैंने पहले ही बता दिया था आपको आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब कौन कौन से होते हैं आप लेक्चर 1 में जाकर देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक चीज समझनी पड़ेगी। अब जो आरएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब ऐसा क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, और अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो फिर क्या दिक्कतें आ सकती है। और जब भी अब जो यहाँ पे डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है और जो आरएनए बनेगा वो सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा, तो कोई एक ही स्टैंडर्ड से ही ना नया आरएनए बनेगा। तो कौन सा स्टैंड होगा कि ऐसे ही हम कोई भी स्टैंड से बना सकते हैं नया आरएनए? नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम आपको भी समझाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो डीएनए होता है दोनों स्टैंड ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो पहला जो स्टैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और दूसरा स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बना है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और इतिहास गवाह है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बन सकता। प्रोटीन जब भी बनेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ही बनेगा। इसलिए पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का इशू आ जाता है। अब दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमको कोई भी एक जीन से ना एक ही आरएनए चाहिए और एक ही प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड को पर के अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा तो 2 टाइप का अमीनो एसिड बनने लगेगा। तो एक चीज के लिए 2 टाइप का अमीनो एसिड यानी कि एक टाइप का प्रोटीन यानी कि 2 टाइप का प्रोटीन बनने लगेगा, तो दिक्कत होगी ना, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये काफी दिक्कतें पैदा होने लग जाएगी। इसलिए क्या होता है कि हमेशा ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कौन सा स्टैंड होगा जिससे बनेगा हमारा एमआरएनए, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब एक आपको ट्रांसलेशन यूनिट भी आएगा, अब वो आगे आएगा जब हम लोग प्रोटीन बनाना सीखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस सीखेंगे। आप यहाँ पे समझिए पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अब पूरा एक डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कोई एक पोर्शन होगा, मान लीजिए एनसीईआरटी में जो फोटो दिया हुआ है मैं इसी का जिक्र करता हूँ, एक पूरा डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। अब यहीं से हमको पर्टिकुलर जीन से एमआरएनए बनाना है और वहां से प्रोटीन बनाना है। ये जो पूरा जो डीएनए आपको बेसिकली हो गया वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जहां से बेसिकली बनना है एमआरएनए उसको बोल देते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब जब भी स्ट्रक्चरल जीन होगा ना, अब कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन ये पर्टिकुलर जगह है? तो जब भी स्ट्रक्चरल जीन होता है ना उसके आगे में प्रमोटर्स होता है और उसके बाद में टर्मिनेटर्स होता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, और नीचे उसके उल्टे में होगा 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, यानी कि उल्टा होता है। यहाँ पे जहां भी स्ट्रक्चरल जीन रहेगा वहां पे पहले उसके शुरुआत में आ जाएगा प्रोमोटर्स और लास्ट में आ जाएगा टर्मिनेटर्स। और जहां पे जो 5 प्राइम एंड होता है और जहां पे ये प्रमोटर्स लगे होते हैं, 5 प्राइम एंड और प्रमोटर जहां आपको दिख जाए ना, आप समझ लो वो कोडिंग स्ट्रैंड है। उसी का कॉपी बनाना है एमआरएनए, उसी का कॉपी बनेगा, दिमाग उसी का लगेगा। अब फिर से आप समझिए इस चीज को कि जहां पे प्रमोटर्स होंगे और जहां पे 5 प्राइम एंड होंगे उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, उसको सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड की उल्टा यानी कि जो उल्टा वाला है यानी कि अपोजिट में है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड से ही बनना है हमारा कॉपी, उसका कॉपी बनेगा बेसिकली एमआरएनए। उसका कॉपी बनने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे तो उसको कॉपी बन जाएगा ना। बस फर्क इतना रहेगा कि थायमिन के बदले में यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। हमने देखा था जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो दोनों जो स्ट्रैंड था उन दोनों को तोड़ने के लिए, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम आया था। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ये 2021 के नीट में क्वेश्चन भी आया था, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहां पे जो दोनों स्ट्रैंड है उनके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने का काम जो करता है वो आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है। यहाँ पे कोई हेलिकेज एंजाइम नहीं आता है। और साथ ही साथ आरएनए का पॉलीमराइजेशन भी करता है, यानी कि आरएनए बनाता भी, आरएनए का सिंथेसिस भी करता है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का 2 काम आ जाता है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे 2 और फैक्टर मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सिग्मा फैक्टर और दूसरा मिलेगा यहाँ पे आपको रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को इनिशिएटर फैक्टर भी बोलते हैं और रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली जो आरएनए बनता है वो यूकैरियोट्स में ही बनेगा और प्रोकैरियोट्स में ही बनेगा। पहले हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आसान है ये, तो इसको पहले जल्दी समझ लेते हैं। अब जैसे कि एनसीईआरटी का पिक्चर देख पा रहे होंगे तो आप इसको गौर से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो
होगा। पहला इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। पहले हम इनिशिएशन समझते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डीएनए दिख रहा है, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, इसके अपोजिट में मिल जाएगा। सबसे पहले क्या खोजेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर जिनके पास प्रमोटर्स होगा। अब जैसे ही प्रमोटर्स आएगा वहाँ पे सिग्मा फैक्टर्स ऐड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्चुअली यही आरएनए का सिंथेसिस करेगा ना, ये एंजाइम क्या करता है, सिग्मा फैक्टर्स के साथ अटैच हो जाता है और जैसे ही अटैच होता है आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आरएनए किसका कॉपी बनाएगा? ये कोडिंग स्ट्रैंड का कॉपी बनाएगा। उसके लिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा और ये कंटिन्यू उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाता जाता है, बनाता जाता है। और जैसे ही सिग्मा, इसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज, जहां पे आरएनए बिल्कुल बन रहा है, और लास्ट में आता है टर्मिनेशन फेज। तो ये आपकी बात हो जाती है प्रोकैरियोट्स में। अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोट्स में कैसा होता है। सेम चीज फॉलो होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन होता क्या है ना कि जब यूकैरियोट्स में जब नया आरएनए बनता है, एक्चुअली वो इनमेच्योर होता है, इसलिए इसको HNmRNA भी बोलते हैं, यानी कि हेट्रोजीनस है ये, यानी कि ये बिल्कुल तरह से इमेच्योर है, पूरी तरह से बना नहीं है। अब इसको मेच्योर करना पड़ेगा। अब इस इमेच्योर आरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और सीखिए। बेसिकली क्या होता है, जब प्रोकैरियोट्स में ना जो mRNA होता है उसमें सारा का सारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है, ये फंक्शनल होता है, यही कोडिंग करता है, ये फंक्शनल का काम करता है। लेकिन ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इसके पूरे mRNA में ना ये जो इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन दोनों होता है। एक्सॉन तो फंक्शनल होता है लेकिन इंट्रॉन का कोई काम नहीं होता है, ये बेकार का है। अब ये बेकार का है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग कहा जाता है, इसमें स्प्लाइसोसोम का रोल आता है। अब देखिए यहाँ पे ना 3 चीज़ें होंगी। पहला तो स्प्लाइसिंग होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होगा। और जब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होगा तो फिर से एक्सॉन उसके जगह पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा। स्प्लाइसिंग का काम खत्म हो गया। अब चूंकि ये सारा काम जो हो रहा है वो न्यूक्लियस में हो रहा है। देखिए याद रखिए, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, बट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो ये न्यूक्लियस में होता है सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है वैसे वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में पहले हो जाता है इनमेच्योर से फिर मॉडिफाई होकर के मेच्योर बनता है, फिर ये वापस इसको जाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो स्टेबिलिटी के लिए इसकी कैपिंग करनी पड़ती है। अब ये कैपिंग क्या होता है, ये हमेशा 5 प्राइम एंड पे लगेगा और इसमें टेलिंग भी करना पड़ता है, वो हमेशा 3 प्राइम एंड पे लगेगा। याद रखिएगा, कैपिंग होगा 5 प्राइम एंड पे और जो टेलिंग होगा वो 3 प्राइम एंड पे होगा। अब इसमें जो कैपिंग बेसिकली होता है, कैपिंग में होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो टेल होता है वो टेल में होता है 200 से 300 पॉली एडेनाइलेशन हो जाता है, जिसको एडिनिलेट भी कहा जाता है। ये हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो इस तरीके से फिर से ये पूरा का पूरा इनमेच्योर से पूरी तरीके से बन जाता है मेच्योर आरएनए, यानी कि मेच्योर आरएनए में आपको स्प्लाइसिंग का घटना मिलेगा, कैपिंग मिलेगा और टेलिंग मिलेगा। तो ये पूरी बात हो गई आपकी ट्रांसक्रिप्शन की। अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अब चूंकि क्या है कि अब हम लोगों को समझना है ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जेनेटिक कोड को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जेनेटिक कोड समझ में नहीं आएगा ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये जेनेटिक कोड जो होता है ना, बेसिकली जो mRNA होता है ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें कुछ कोड होता है, और उस कोड का यूज करके फिर जाकर के प्रोटीन बनाया जाता है, अमीनो एसिड बनाया जाता है। बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू 1 कोडोन, यानी कि एक जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है। एक कोडोन मिल करके एक अमीनो एसिड बनाता है। सबसे पहले बार जो इस बात को बताया था वो जॉर्ज गैमो ने बताया था, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था सबसे पहली बार कि 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और ये जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर देखें आपके सामने अगर 30 न्यूक्लियोटाइड दे दिया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ पे कितने कोडोन बनेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 कोडोन बनेंगे, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना ये, क्योंकि 30/3 इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 10 आपको कोडोन बन के तैयार हो जाएगा। कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं इस कोडोन के। अब वो कौन सा फीचर्स होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये ना एक्चुअली स्पेसिफिक होता है। अब स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जैसे कि AUG है, ये मिथ्यूनिन के लिए कोड करता है, तो ये फिक्स है, स्पेसिफिक है। AUG जब भी आएगा वो मिथ्यूनिन ही बनाएगा। अब जो एक होता है ये ट्रिपलेट होता है, साथ ही साथ ये कोमालेस होता है, यानी कोमालेस मतलब ऐसा नहीं कि AUG, AAA, GGG, ऐसा नहीं होता। AUG, GAA, CTT, GGG कंटिन्यू लगा रहेगा। अब ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर AUG मिथ्यूनिन के लिए इंसान में कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में भी यही अमीनो एसिड बनेगा, मिथ्यूनिन अमीनो एसिड ही बनाएगा। और ये डुअल और डिजेनरेसी होता है। डिजेनरेसी का मतलब होता है ये जो AUG होता है ना, ये इनिशिएटर कोडोन भी होता है, मतलब कि इनिशिएट सबसे पहले यहीं से होता है।
और बेसिकली मिथुनिन अमीनो एसिड के लिए भी काम करता है, यानी कि इसका दो नेचर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी, यानी कि इसका डुअल नेचर है। और नो ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी कि AUG-AT है तो ऐसा नहीं है कि AUG है फिर GAT आ जाएगा, ऐसा नहीं, AUG अलग फिर AA अलग फिर इसमें AAA अलग, पूरा अलग अलग आएगा। अब तो एक होता है इनिशिएटर कोडोन जो हमेशा AUG यानी कि मिथ्यूनिन होता है, हमेशा जब भी स्टार्ट होगा ना प्रोटीन बनना यानी कि अमीनो एसिड बनना तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, एक स्टॉप कोडोन भी आता है। अब लोगों को पता होना चाहिए ना कि अब हमको यहाँ पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो रोकना है, उसी को स्टॉप कोडोन बोलते हैं। वो होता है UAA फिर UGA और UAG को स्टॉप कोडोन बोलते हैं, यानी कि 3 टाइप के आपको कोडोन मिल जाएंगे स्टॉप कोडोन, वो होगा UAA, UAG और UGA। अब देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, ये जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसको सबसे पहली बार अरविंद खुराना जी ने बताया था, इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था। उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियली RNA बेसिकली जो प्रोटीन का सिंथेसिस किया था। अब जब ये कर रहे होंगे तो उनके पास कोई ना कोई सेल फ्री सिस्टम चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर तो ऐसा एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम नीरन वर्ग था, उन्होंने ही सेल फ्री सिस्टम प्रोवाइड करवाया था अरविंद खुराना जी को। अब तीसरा इसमें आता है, इसमें इंजाइम भी तो लगेगा। अभी जो इंजाइम लगेगा उसके लिए जो साइंटिस्ट दिए थे वो सेवरो ओकवा जी ने दिया था। बेसिकली ओकवा जी ने ही पूरा इंजाइम दिया था। इंजाइम इज यूज्ड टू पॉलीमरेज RNA विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। तो ये जो दिया था, ये 3 साइंटिस्ट का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक ओकवा जी, इन्होंने क्या दिया था, इंजाइम बना के दिया था। नीरन वर्ग जी ने सेल फ्री सिस्टम बना के दिया था, और जो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अरविंद खुराना जी ने किया था। अब यहाँ पे आपको एक और टॉपिक समझना है, जीन म्यूटेशन के बारे में। अब ये जीन म्यूटेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ना जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली इसमें आएगा। अब ग्रॉस म्यूटेशन आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया होगा, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेंगे। जो पॉइंट म्यूटेशन होगा वो 2 टाइप का होगा, एक सब्स्टिट्यूट होगा और एक फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट 2 टाइप का होगा, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में आप देखते होंगे, जाते होंगे किसी दवाई दुकान में कोई दवाई लेने के लिए, तो अगर उस कंपनी का दवाई नहीं मिलता है ना, सेम मॉलिक्यूल रहता है, तो आप बोल देते हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दो, यानी कि उसके बदले में कोई दे दो। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट आएगा बेसिकली 2 टाइप का हो जाएगा। एक तो ट्रांजिशन आएगा, ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन के बदले प्यूरिन आ गया। मान लीजिए कंटिन्यू mRNA में TGCA पूरा लगा हुआ है, अगर प्यूरिन के बदले में प्यूरिन आ गया, यानी कि एडिनाइन के बदले में अगर गोनाइन आ गया, तो उसी को बोल देते हैं प्यूरिन के बदले प्यूरिन, या फिर पिरामिडिन के बदले पिरामिडिन आ गया तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और एक होता है ट्रांसवर्जन, अब यहाँ पे प्यूरिन के बदले पिरामिडिन आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट लेवल की बात। अब जीन म्यूटेशन में दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट। अब इस फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा जो होगा ना न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो जाता है। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा, इन विच 1 और 2 बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम। बेसिकली इसमें आपको जीन म्यूटेशन में इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस लेक्चर 2 का, वो होगा हमारा ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन समझने के लिए आप एक चीज़ को समझिए, अब ट्रांसलेशन बोलते किसको है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेसिकली RNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन के बीच कैसे बनता है प्रोटीन, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनता है, और 2 अमीनो एसिड के बीच हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तब जाकर के प्रोटीन बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। अब ये कैसे बनता है आप इसको एक समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले जैसे कि DNA एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड चूंकि सबस्ट्रेट है, चूंकि वो आपका रॉ मटेरियल है, तो उसका एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ भी इसका एक्टिवेशन होगा, यानी कि यहाँ पे आपका अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। अब चूंकि वहां पे बॉन्ड बनाने के लिए काफी एनर्जी लगी थी, यहां भी बॉन्ड बनाने के लिए काफी एनर्जी लगेगी। अब इस एनर्जी का जुगाड़ ये खुद करता है। बहुत सारे ATP रहते हैं तो उस ATP के साथ जुड़ जाता है, और इसमें एंजाइम, हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यानी कि आपका एक अमीनो एसिड और उसके साथ ATP एक्चुअली फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट टूटता है, और उस फॉस्फेट से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से ये जो बेसिकली जो ADP है और जो आपका अमीनो एसिड है ये जुड़ जाते हैं, और जो इसका जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो तीनों मिल करके बेसिकली ATP एक्चुअली फॉस्फेट टूट गया तो AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और अमीनो एसिड और एंजाइम ये मिल करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो बेसिकली होता है, इसमें बेसिकली अमीनो एसाइलेशन होता है ऑफ tRNA कोई एडेप्टर RNA बोलते हैं, या फिर इसको सोल्यूबल RNA ही बोलते हैं। तो यानी कि अभी जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया, अमीनो एसिड,
AMP प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसके साथ tRNA जुड़ जाता है। tRNA जुड़ करके और बना लेता है tRNA प्लस अमीनो एसिड। अब ये कैसे बनाएगा? अब mRNA है, अब वहाँ बहुत सारा आपका कोडोन लगा हुआ है, तो ये AUG को सबसे पहली बार पढ़ेगा। जैसे ही पढ़ेगा ना तो इसको ये समझ में आएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको बनाना है, यानी कि AUG का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा UAC होगा। तो जैसे ही UAC अब खोजना शुरू कर देगा कि UAC वाला कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, और ये जो tRNA है ये उसी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा। tRNA प्लस अमीनो एसिड ये दोनों मिल जाते हैं, इसी को तो अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA बोलते हैं। NCERT ने पिक्चर ही बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा mRNA है। अब AUG जहाँ रहेगा वहाँ सबसे पहले क्या होगा कि एक स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो स्मॉल सब यूनिट, जो राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है वो अटैच हो जाता है, और जैसे ही ये अटैच होता है तो tRNA यहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है, यानी कि AUG के साथ ही अटैच हो जाएगा। अब जाकर के फिर से एक लार्जर सब यूनिट, यानी कि राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट फिर से आकर के जुड़ता है, यानी कि सबसे पहले जो होता है वो होता है जो राइबोसोम का जो स्मॉल यूनिट है वो आकर के अटैच होता है, फिर इसमें tRNA आकर के अटैच होगा, यानी कि एडेप्टर RNA यहाँ के अटैच होगा, फिर बाद में जाकर के लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे tRNA अटैच होता है उसको P साइट बोलते हैं, और जो उसके आगे वाला है उसको, जैसे कि आगे वाला जो होगा उसको A साइट बोलते हैं, और जो पहले वाला होगा जो लेफ्ट साइड में उसको E साइट बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट में बनाया हुआ है, आप नोट को जैसे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ आपको यहाँ पे पूरा mRNA दिखेगा, AUG, GGG, AAA, UAA। तो सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट यानी कि रेड कलर वाला जो है स्मॉल सब यूनिट जुड़ता है। अब जुड़ने के बाद फिर ये जो tRNA है ये आकर के जुड़ता है, फिर जाकर के बाद फिर जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है लार्जर सब यूनिट आकर के जुड़ जाता है। अब ये जो tRNA जुड़ा है इसी को P साइट बोलते हैं, और A वाले उसके बगल वाले राइट साइड को A साइट बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट tRNA इसमें जुड़ा है, यानी कि P साइट के बाद फिर से नया tRNA जुड़ेगा, उसको A साइट बोलेंगे, यानी कि पहले P साइट आएगा फिर उसके बाद A साइट आएगा, और जो लेफ्ट साइड में आपको एक्जिट साइट दिखेगा। अब ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये P साइट और A साइट के बीच में जो tRNA है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और ये कंटिन्यू शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है पहले यू जुड़ेगा, फिर अगला tRNA आएगा, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ेगा, और ये कंटिन्यू मूव करता चला जाएगा और अमीनो एसिड जोड़ता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा, और इस तरीके से पूरा का प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरे को खुशी एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, हंस के करें, या फिर आपको अगर दुख जाहिर करना है या फिर खुशी एक्सप्रेस करना है तो आप हंस के, या फिर अगर दुख को एक्सप्रेस करना है तो रो के एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कब करेगा, कैसे पता चलेगा कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है? तो जब जैसे mRNA बनेगा और उस mRNA से जब प्रोटीन बनने लग जाएगा तो हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेस कर रहा है। अब हमको इस चैप्टर में बेसिकली इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इस जीन को जो एक्सप्रेस करेगा उसका रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए हमारी बॉडी में ना बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स से बना है हमारा पूरा बॉडी। अब ये जो सेल होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 30,000 करीब जीन होते हैं। अब ऐसे देखो कि अगर अब इसको रेगुलेट नहीं किया जाए, इस 30,000 जीन से हमेशा mRNA बनता रहेगा और हमेशा प्रोटीन बनता रहेगा। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, काफ़ी एनर्जी लगती है जीन को एक्सप्रेस करने में, यानी कि जीन से mRNA बनने में और mRNA से प्रोटीन बनने में। तो ऐसे अगर देखेंगे तो काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाएगा, इसलिए इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब कैसे इसको रेगुलेट करेंगे इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स में देखें तो हम जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जब DNA से RNA बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, वहाँ पे हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे रोक सकते हैं, यानी कि RNA से जब प्रोटीन बनना हो तो वहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स में दो ऐसे जगह हैं विच इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन वही अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे कहाँ हम रोक सकते हैं, किस किस लेवल पे रोक सकते हैं? जब DNA से hnRNA बनेगा, यानी कि इनमेच्योर RNA बनेगा, तो वहाँ पे रोक सकते हैं। जब hnRNA से mRNA बनेगा, यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज जो मॉडिफिकेशन है उस बेसिस पे भी हम रोक सकते हैं, उस लेवल पे बेसिकली हम रोक सकते हैं। और mRNA से जब, अब देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो mRNA बनता है वो न्यूक्लियस में बन जाता है, फिर इसको साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस में mRNA बन जाएगा तो हम जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र लेवल पे रोक सकते हैं, यानी कि हम न्यूक्लियस से जो mRNA जाएगा
साइटोप्लाज्म में हम वहाँ उस लेवल पे रोक सकते हैं, या फिर जब ये ट्रांसलेशन होगा एक्चुअली में, जब mRNA प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन से, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, उस लेवल पे भी रोक सकते हैं। यानी कि 2 लेवल पे हम प्रोकैरियोट्स में रोक सकते हैं और करीब 3 लेवल पे, 4 लेवल पे हम करीब यूकैरियोट्स में इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। ये तो समझ में आ गई कि हम प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ रोक सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को, लैक ओपेरॉन मॉडल को समझना पड़ेगा। एक जेनेटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जैकब, और एक बायोकेमिस्ट भी इनके साथ थे, जैक मोनार्ड। इन दोनों यानी कि जैकब और मोनार्ड ने इस लैक ओपेरॉन मॉडल को दिया था पहली बार। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर आप शुगर में डाल दोगे ना, तो शुगर को आराम से वो एब्जॉर्ब करेगा और उससे सारा एनर्जी लेगा और अपना ग्रो करेगा। लेकिन जब हम उसको लैक्टोज मीडियम में डाल देंगे, तो लैक्टोज को वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए उसको परमिएज एंजाइम चाहिए। फिर लैक्टोज को तोड़ेगा वो किस किस में, एक तो पहले उसको तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए, जिसको बेसिकली बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बोलते हैं। उसको हम आगे समझने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तब इन सब चीज़ों को ये बनाएगा, इस सब एंजाइम को वो इकोलाई यूज करेगा, अपने बॉडी से सिक्रीट करेगा, ताकि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे, उस खाना पीना जो लैक्टोज मीडियम में डाला गया है उसको यूज कर सके अपने ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम उसको शुगर ही डालेंगे, डायरेक्ट उसको ग्लूकोज मीडियम में ही रखेंगे, उसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं, यहाँ पे आपको 2 मैं केस बताता हूँ। पहला केस तो होगा इफ़ लैक्टोज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट या फिर यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, यानी कि लैक्टोज की हम बात करेंगे। यानी कि अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो इसको ज़रूरत है। अब कैसे होगा इसको हम समझते हैं। उससे पहले आप समझिए कि एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब स्ट्रक्चरल जीन में एक होता है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। अब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, तो होता क्या है ना कि पॉलीसिस्टोनिक, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया में एक पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलता है और हम लोगों में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मिलता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि एक ही mRNA से बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा जब प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है जब स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनेगा तो एक mRNA से एक ही जब प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। और जब एक mRNA से बहुत सारे या फिर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो जो ई कोलाई होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा, एक जेड जीन होगा, वाई जीन होगा, ए जीन होगा। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी ने इसका पिक्चर भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, इसको लैक mRNA भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ई कोलाई है, प्रोकैरियोट्स है, तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलेगा, तो ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा वो एक से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो 3 टाइप के प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे। जेड जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई जीन से बनता है परमिएज एंजाइम और ए जीन से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब जो ZYA ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, उससे पहले प्रमोटर होगा और उसके बाद में टर्मिनेटर होगा। अब ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक ऑपरेटर भी होता है। और ये जो प्रमोटर है, इसके पहले एक, अब इसको आर जीन या फिर आई जीन बोलते हैं, या फिर इसको रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। इससे हमेशा mRNA बनता रहता है। अब यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक कंडीशन ही मिलता है, यानी कि एक जीन से एक mRNA ही बनेगा और एक mRNA से यहाँ पे एक ही प्रोटीन बनता है। अब इस रिप्रेसर यहाँ पे mRNA बनता है, यानी कि रेगुलेटरी जीन से यहाँ पे रिप्रेसर mRNA बनता है और रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये हमेशा बनते रहता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब इस ई कोलाई को, यानी कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया को जब लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज मीडियम में इसको डाला गया है, इसको एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी एंजाइम की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस मीडियम में आसानी से उस मीडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रो कर पाएगा। अब चूंकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, परमिएज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, ये सब एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे ना ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत है, ना ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें किसी भी लेवल पे आप कट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे इसको कट कर दो, या फिर इसको ट्रांसलेशन लेवल पे कट कर दो। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कट किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये जो रेगुलेटरी जीन से जो रिप्रेसर mRNA बन रहा है और इस रिप्रेसर mRNA से जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये ऑपरेटर से आकर के जुड़ जाता है। ये जो प्रमोटर्स हैं उससे
बाद में जो ऑपरेटर्स है, यानी कि ऑपरेटर्स कहाँ होता है, इस प्रमोटर्स और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है। इस ऑपरेटर्स के बीच में ये अटैच हो जाता है और जैसे ही ये अटैच हो जाता है ये आगे का सिग्नल को ऑफ कर देता है, यानी कि स्विच ऑफ कर देता है। जो जेड जीन हो गया या फिर वाई जीन हो गया या फिर ये जो ए जीन हो गया, ये तीनों से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो कोई ना एंजाइम बनेगा, ना ही ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा, ना ही परमेज एंजाइम बनेगा और ना ही ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। ये तो हो गई आपकी जब ये स्विच ऑफ हो जाता है, जब इसको लैक्टोज अब्सेंट मीडियम में डाला जाता है। लेकिन अगर जब इस लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, जब इसको लैक्टोज वाले मीडियम में इस ई कोलाई को डाला जाएगा, तब तो इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब ज़रूरत होगा तो जीन अपने आप एक्सप्रेस करेगा और जब ज़रूरत नहीं होगा तो जीन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक लेक ओपेरन एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये साबित हो सके कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। वहीं अगर हम देखें तो इफ़ लैक्टोज प्रेजेंट होगा दूसरा कंडीशन तो कैसे काम करता है, सेम चीज़ वही होगा। वहीं पे जेड जीन होगा, वाई जीन होगा, ए जीन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा। फिर वही बात है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको बीटा ग्लैक्टोसिडेज मिलेगा, परमेज एंजाइम मिलेगा और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम मिलेगा। अब चूंकि लैक्टोज जब आएगा ना तो इस लैक्टोज को सबसे पहले एब्जॉर्ब करने के लिए एक परमेज एंजाइम निकलता है। अब ये जो परमेज एंजाइम है इस लैक्टोज मीडियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर इसको तोड़ा जाता है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज ही बोला जाता है। अब ये जो एलोलैक्टोज है ना, और ये कंटिन्यू जो रिप्रेसर जो mRNA बन रहा है और उससे जो हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता जा रहा है रेगुलेटरी जीन से। ये जो रिप्रेसर अभी हमने देखा था लैक्टोज जब एब्सेंट था तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ये ऑपरेटर से आकर के अटैच हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑपरेटर से अटैच नहीं होगा, ये ना एलोलैक्टोज के साथ जाकर के अटैच हो जाता है और जैसे ही एलोलैक्टोज के साथ ही अटैच होगा आगे का सिग्नल स्विच ऑन हो जाएगा और फिर ये जो mRNA से ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमेज एंजाइम या फिर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम कंटिन्यू बनना शुरू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये परमेज एंजाइम पहले कहाँ से आ गया? ये परमेज एंजाइम तो वाई जीन से बनता है। अब जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन होने के बाद ही ना परमेज एंजाइम बनेगा। तो पहले से यहाँ पे परमेज एंजाइम कैसे रखा हुआ है? एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दिस इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ डिस्कशन एट योर लेवल। तो हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ लेवल पे परमेज एंजाइम हमेशा बनते रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा सबसे बड़ा टॉपिक होगा बेसिकली अगर हम देखें इस चैप्टर का तो होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो ये काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था। अब ये जो स्टार्ट हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी सिक्वेंसिंग के लिए, ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग के लिए जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। वेलकम ट्रस्ट जो थी वो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रस्ट थी जिसको वेलकम ट्रस्ट बोला गया था, वो उन्होंने ज्वाइन किया था शुरुआत में। एक्चुअली ये मेजर पार्टनर भी रहा था। फिर बाद में जाकर के जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सम अदर कंट्रीज भी इसको ज्वाइन किया था फिर बाद में जाकर के। ये ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2005 में, लेकिन ये कंप्लीट हो गया 2003 में। लगभग 13 साल में ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। 2003 में ये कंप्लीट कर लिया गया जैसे कि, लेकिन एक यहाँ पे ऐसा था जो 2006 में हुआ, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, उसकी सीक्वेंसिंग बाकी थी, वो मई 2006 में जाकर के वो भी कंप्लीट हो गया था। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें देखें तो जो सीक्वेंसिंग करनी थी, कितनी भी न्यूक्लियोटाइड है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या है, कितने टाइप का अमीनो एसिड, हर चीज़ पता करना था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर के बारे में पढ़ना था, क्योंकि आपको पता है 3 × 10⁹ बेस पेयर होता है ह्यूमन की जीन में। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अगर आप इसकी कॉस्टिंग लगाओगे ना तो ये आपको लगेगा कि हाँ ये मेगा प्रोजेक्ट वाकई में था। अगर आपको एक ऐसा बुक चाहिए जिसमें 1000 पन्ना हो और हर पन्ने में आपको 1000 लेटर लिखना हो, अब उसकी सीक्वेंसिंग करोगे तो उसका वही ATGC लिखते जाओगे ना, तो आपको ऐसा 3300 बुक लगेगा जिसमें 1000 पन्ना हो और उस 1000 पन्ने में आपको एक पन्ने में 1000 लेटर लगेगा, तब जाकर के आपकी ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट होगी। एक बेस पेयर के लिए ना $3 लग रहे थे, यानी कि अगर आप एस्टिमेट करोगे तो यहाँ पे $9 बिलियन खर्च होने वाला था। इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़े काफ़ी स्पीड वाला कंप्यूटेशनल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ताकि उसका स्टोरेज हो सके, रिट्राइवल हो सके, एनालिसिस हो सके।
इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा गया। अब इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक टर्म आता है। बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जब भी आप बायोलॉजिकल चीज़ में कोई हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस को यूज करोगे ना, उसके स्टोरेज के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके रिट्राइवल के लिए, तो वहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिकली मतलब यही होता है, यूज ऑफ हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड एनालिसिस। अब समझते हैं हम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका गोल क्या था। इसका जो गोल था ना, बेसिकली 20 से 25 हज़ार जीन्स जो थे वो ह्यूमन डीएनए के अंदर थे। फिर बाद में जाकर के पता चला कि 30 हज़ार बेसिकली जीन होता है। इतना बड़ा डाटा है तो उसको स्टोर करना है, उसके इन्फॉर्मेशन में एक डाटाबेस बनाना है बेसिकली। फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा टूल्स को, फिर डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, किसके लिए आप बना रहे हो, किसी इंडस्ट्री में डालने के लिए, देने के लिए, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको काफ़ी महंगे महंगे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन जीनोम पे आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत सारे इशूज आएंगे, लाइक एथिकल इशू आएगा, लीगल इशू आएगा, सोशल इशूज आएगा। इन सबको भी एड्रेस करना है, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखें ना, तो ह्यूमन के अलावा भी कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे भी इसका सिक्वेंसिंग किया गया था। अब इसका सिक्वेंसिंग किस पे किया गया था, जिससे बैक्टीरिया पे सिक्वेंसिंग की गई थी, ईस्ट पे किया गया था, सिनोरेबिडाइटिस पे किया गया था। ये एक राउंड वर्म है, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि बीमार नहीं करता है, फ्री लिविंग होता है। निमेटोड भी इसको बोलते हैं बेसिकली। ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसके बाद देखिए तो प्लांट्स में राइस पे हुआ था, एराबिडोप्सिस पे हुआ था। क्या मेथड यूज किया गया था। अब यहाँ पे ना 2 टाइप का अप्रोच होगा आपको। अब कौन सा अप्रोच होगा, देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया था, जब mRNA से जब प्रोटीन बन रहा था तो जो mRNA बनता है उसमें ना प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन 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 रहता है जो फंक्शनल होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक्सॉन इंट्रॉन ये दोनों ही होते हैं, फंक्शनल वाला भी और नॉन फंक्शनल वाला भी, मतलब जंक पार्ट भी रहते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप एक्सॉन इंट्रॉन दोनों की सिक्वेंसिंग करो, या फिर आप सिर्फ एक्सॉन की सिक्वेंसिंग करो। तो जो सिर्फ एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों की सिक्वेंसिंग किया जाएगा उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहा गया। और जब सिर्फ आपको एक्सॉन की सिक्वेंसिंग करनी होगी तो उसको बोला गया एक्सप्रेड सीक्वेंस टैक्स, EST। तो साइंटिस्ट ने ऑब्वियस है कि उन्होंने एक्सॉन इंट्रॉन दोनों को ही चूज किया, उन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन को ही बेसिकली चूज किया था। अब सीक्वेंसिंग में बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से पता ही होगा। फिर इसको फिर रैंडमली फ्रैगमेंट्स किया जाता है, फिर स्मॉल साइज में। अब इस स्मॉल साइज को फिर होस्ट के अंदर डालेंगे। अब होस्ट के अंदर डालेंगे और वेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे जो होस्ट लिया गया था ना वो बैक्टीरिया और ईस्ट लिया गया था, यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो होस्ट लिया गया था वो बैक्टीरिया और ईस्ट लिया गया था, और जो वेक्टर्स लिया गया था वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको शॉर्ट में BAC भी बोलते हैं, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको शॉर्ट में YAC भी बोलते हैं। आई होप आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी पे, उस चैप्टर पे, तो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे टास्क थे जिसको कंप्लीट करना था। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो फिजिकल मैपिंग करनी थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो सबका जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है ना वो डीएनए सबका अलग अलग होता है, यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ये इसलिए देखने को मिलता है, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और दूसरा आता है म्यूटेशन, यानी कि जब म्यूटेशन होता है इसलिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी पॉसिबल है, इसलिए जेनेटिक मैपिंग भी पॉसिबल है। और चूंकि डीएनए फिंगरप्रिंट्स पॉसिबल है, जेनेटिक मैपिंग करना पॉसिबल है, इसलिए फॉरेंसिक भी पॉसिबल है। फॉरेंसिक लाइक आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में जब क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, और इसलिए फिर पैटर्निटी केस भी सॉल्व हो जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी में कि मेरा अपना बच्चा है कि नहीं है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो पैटर्निटी केस होता है उसको भी सॉल्व किया जाता है इसी डीएनए फिंगरप्रिंट्स के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब जो ह्यूमन जीनोम जो कंटेंट्स करता था ना, ये करीब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड कंजिस्ट करता था। टोटल नंबर ऑफ जीन जो था वो करीब 30,000 आया, और जो एवरेज जीन कंजिस्ट जो था करीब 3000 बेस पेयर था। और जो सबसे बड़ा जो जीन था वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का था, जो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है, वो करीब 2.4 मिलियन बेसिस थे। उसमें 99.99 जो % जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो सेम होता है। मात्र जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना अलग अलग इंसानों में, मात्र 0.1% में देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अगर आप देखें ना तो फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन आर नोन। अब क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन था करीब 2968, और Y हैज़ द फ्यूएस्ट, लगभग
करीब 231 यहाँ पे था जीन। बेसिकली अगर देखें तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, लगभग 2% ही ऐसे जीनोम थे जो प्रोटीन के लिए कोड करता था। अब यहाँ पे वेरी लार्जर पोर्शन फॉर ह्यूमन जीनोम, अब जो लार्जर जो पोर्शन था ना किसी भी ह्यूमन जीनोम में, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस था। रिपीटेटिव मतलब वो काफ़ी बार रिपीट हो रहा था। अब वहीं अगर देखें तो अबाउट 1.4 बिलियन लोकेशंस हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, इसी को बोला जाता है स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इसको आप शॉर्ट्स में स्निप्स बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में। अब इसका पहले हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले सर एली जेफरिस ने 1984 में इसको डेवलप किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट्स टेक्निक को। फिर जो इंडिया में अगर हम बात करें तो डॉक्टर कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने इस फिंगरप्रिंट्स को जो टेक्निक है इसको इंडिया में लॉन्च किया था। अगर देखें तो इंडिया में अगर देखें तो इसका जो सेंटर है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स वो बेसिकली हैदराबाद में है, जिसको CDFD बोलते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स एंड डायग्नोसिस। लगभग जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था 0.1% डीएनए जो होता है वो डिफरेंट होता है। 99.99% जो बेसिकली होता है ना वो जो होता है सेम ही होता है। मात्र 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है हम सारे इंसानों का, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.1% से तो ये आपको करीब आएगा 3 मिलियन बेस पेयर, यानी कि हम सारे जो इंसान हैं उनमें 3 मिलियन बेस पेयर डिफरेंट है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसका बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ना आपको देखिए एक चीज़ समझना है। देखिए एक होता है टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है रिपीटेटिव डीएनए। कहीं पे आपको रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा, या फिर इसी को टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। अब टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है जैसे कि ATTGC ATTGC ATTGC, ये कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, लगातार रिपीट हो जा रहा है। एक ही चीज़ लगातार रिपीट होता जाए तो उसी को वो रिपीटेटिव डीएनए या फिर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। अब इसको फिर दो पार्ट में बांट लीजिए, एक होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट और एक होता है लॉन्ग टेंडम रिपीट। शॉर्ट टेंडम रिपीट का मतलब होता है जो 60 यानी कि 60 बेस पेयर से अगर ये रिपीट कम रहे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, या फिर इसी को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और जब 60 बेस पेयर से जब ज़्यादा रहे तो उसको लॉन्ग टेंडम रिपीट बोलते हैं। अभी जो शॉर्ट टेंडम रिपीट या फिर सैटेलाइट डीएनए है, इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया। इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए या फिर मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो होता है ना, मिनी सैटेलाइट डीएनए के बारे में देखें तो 11 से 60 बेस पेयर अगर लॉन्ग हो तो उसी को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। इसी को बेसिकली हम लोग VNTR बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब यहाँ पे आपको इसका जो साइज मिलता है ना, जो साइज ऑफ VNTR है वो 0.1 to 20 kb है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है यहाँ पे। डो नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट होता है। क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम ये वेरी करता है। जो बेस रेशियो होता है ना, किसी में T ज़्यादा होगा, किसी में G ज़्यादा होगा, किसी में C ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ सेगमेंट अलग अलग होता है, यानी कि रिपीटेशन अलग अलग हो जाएगा। लेंथ का जो रिपीटेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जो डीएनए है ना, ये हमारे बॉडी के किसी पार्ट से निकाला जा सकता है। ये बेसिकली जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, या फिर ब्लड होते हैं, या फिर स्किन होते हैं, बोन होते हैं, फिर स्लाइवा से, स्पर्म से, किसी भी चीज़ से इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करना, इस टेक्निक को कंप्लीट करना पॉसिबल होता है। अब हम लोग समझते हैं टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का टेक्निक क्या है, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जाता है। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, मर्डर हो गया तो वहाँ पे दो व्यक्ति पे शक गया। अब वहाँ पे देखे तो क्राइम साइट पे एक ब्लड मिल गया। अब उस ब्लड को ले लिया जाता है। अब चूंकि दो आदमी पे शक है तो उसका ही ब्लड ले लिया जाता है। जो क्राइम साइट पे जो ब्लड मिला है, सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, वहाँ से डीएनए निकाला जाता है। अब डीएनए निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, स्पूलिंग प्रोसेस से डीएनए निकाला जाता है। फिर उस डीएनए को निकाल करके फिर उसका टोड़ा टोड़ा किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है, उससे फिर उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद फिर बेसिकली उसका PCR कर लेते हैं। PCR इसलिए कर लेते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अगर वो मतलब जांच अगर फेल हो गया तो फिर हम उस डीएनए को कहाँ से दोबारा, ब्लड का जो सैंपल है वो कहाँ से दोबारा लाएंगे। इसलिए उसका फिर एम्प्लीफिकेशन कर लिया जाता है, यानी कि बहुत सारा, एक से बहुत सारा डीएनए बना लिया जाता है, जिसको PCR बोलते हैं। ये फिर से आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, वहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब PCR कर लेंगे। अब PCR करने के बाद अब इसका हम ना बेसिकली कंप्यूटर में डाल देंगे। अब कंप्यूटर हमको VNTR उसका बना करके दे देगा। अब VNTR आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया था, VNTR का जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होता है, यानी कि ये भी तो रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है ना। इस VNTR को वो कंप्यूटर हमको बना के दे देगा। अब इस VNTR का हम कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बनाएंगे, अब ये जो दो सस्पेक्ट हैं इन दोनों का ही ब्लड लिया गया है। अब इन दोनों के ब्लड को क्या किया जाता है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा फिर इसका यूज किया जाता है।
है। अब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, फिर से ही आपका फिर से ही चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ही इन सारी चीज़ को पढ़ना होगा। अब जो ए सस्पेक्ट है उसका ब्लड लेंगे, अब उसका फिर से स्पोलिंग प्रोसेस से उसका DNA निकाल लेंगे, फिर उसको फ्रेगमेंट्स कर लेंगे, फिर उसका PCR कर लेंगे, फिर फ्यूचर यूज के लिए, फिर बी का भी यही करेंगे, जो बी सस्पेक्ट है उसका यही करेंगे और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये जो VNTR जो हमने बनाया है ना, ये जो VNTR है, अब A या B यही दोनों में से अगर कोई मर्डर किया है, इसी का ना ब्लड वहाँ पे होगा और इसी ब्लड का क्या किया है, कंप्यूटर पे हम लोगों ने VNTR निकाल लिया है। यानी कि ये जो क्राइम साइट पे जो ब्लड मिला है उसका जो हम लोगों ने DNA बनाया था और उसका जो हम लोगों ने VNTR बनाया था कंप्यूटर में डाल के, उस VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री और ये जो A या B इन दोनों का जो हम लोगों ने ब्लड सैंपल लेकर के इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों सेम होगा ना। VNTR में ना पहले से रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया जाता है। अब इसको अगर हम एक्सरे डालेंगे ना इस रेडियो एक्टिव पे, तो वहाँ पे डार्क इवेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो VNTR का जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री को जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डालेंगे, आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये दोनों जब अटैच होगा डबल स्टैंड बना लेगा। जैसे ही स्टैंड बनाएगा तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव लेवल था ही, उस पर एक्सरे डालेंगे तो वहाँ पे डार्क बैंड दिख जाएगा। अगर ए पे दिख गया डार्क बैंड तो समझ जाएंगे एक खूनी है, और अगर बी पे दिख गया तो समझ में आ जाएगा कि बी खूनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर।